सॉरी फॉर दैट, वीडियो भी एक बार एक्चुअल में बड़ा हो गया था, और दूसरी बात तो थोड़ा सा बैटरी लो की वजह से सारे सिस्टम ऑफ हो गया था। तो हम लोग दोबारा से इस पोस्ट के बारे में सेकंड कर लेते हैं, और सेकंड वीडियो में थोड़ा सा फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में करके अपलोड कर देंगे, कोई इश्यू नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें एग्रीकल्चर से हम लोगों ने देख लिया वांछित योग्यताएं तथा अनुभव, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस इन द एरा ऑफ कंजर्वेशन, प्रोपेगेशन, गार्डन मैनेजमेंट, एग्रोनॉमिक रिसर्च एक्सटेंशन, और आपका जॉब रिक्वायरमेंट टू यूज एग्जिस्टिंग साइंटिफिक एंड और technical knowledge, methods, techniques towards solution of technical problem in the areas of conservation, propagation, arrangement, experimentation, agriculture extension and farm management, and assist the scientist for achieving the institutional mandates। मतलब साइंटिस्ट के साथ आप कोई भी प्रेस्टिजियस साइंटिस्ट हो उसके साथ आप लगेंगे, उसके साथ जो भी अगर वो कोई चीज़ आपको सिखाता है तो आप लोगों को सीखना होगा, करना होगा। सब हर एक डिपार्टमेंट में होता है। अपने उच्च अधिकारियों से हमेशा आपको वो जो कार्य एवं दायित्व आप लोगों को देने वाले हैं उनका निर्वहन आपको करना है बेझिझक। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं। इंजीनियरिंग टेक्निकल असिस्टेंट के अंदर अनरिजर्व की एक पोस्ट है, अपर लिमिट 28 है, सेम पे लेवल सेम सैलरी पे। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग जॉब आपकी जनरल क्वालिफिकेशन में आ जाएगा। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर का, 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए विथ मिनिमम 60% मार्क्स एंड एक्सपीरियंस 2 ईयर इन द रिलेटेड एरिया फील्ड। डिप्लोमा इन, या फिर आपके पास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ऑफ अ लीस्ट 2 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन इन केस ऑफ लेटरल admission in diploma course with 60% marks, 2 year experience related field recognized institution or organization। वांछित आप working experience in the area of electric works service and maintains to assist the entire service division in assigning, planning and maintain the electrical service in various campus of the institution। आपको जो NBRI का जो कैंपस होता है इसका जॉब आपका रिक्वायरमेंट्स कुछ नहीं है। इसमें आपको जो पूरा कैंपस होता है उसका मेंटेन पूरा करना होता है। और आपको अधिक के इसमें क्या क्या मिलेगा उसके बारे में आई छूट आपको पता है। कुल उपलब्धियाँ अप्रॉक्सीमेट टोटल इमॉल्वमेंट्स और मिनिमम ऑफ स्केल इंक्लूडिंग HRA TA एज एप्लीकेबल इन क्लास वाइज, मतलब किस क्लास सिटी वाइज क्लास होता है उसके अकॉर्डिंग आपका DA एज एप्लीकेबल सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ। DA आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टाफ वाला लगेगा आपकी सैलरी पे। तो बिल्कुल ही टेंशन लेने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं। आप एक बार गवर्नमेंट नौकरी में आएंगे और CSIR जैसी पोस्ट में आएंगे तो बात ही अलग। तकनीकी सहायता पद चयन की प्रक्रिया, परीक्षा आयोजन, परीक्षा बिल्कुल सेम पैटर्न मैंने जो डिस्कस किया था उसी पैटर्न पे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड। ठीक है, अगर आप टेक्निकल पोस्ट के लिए हैं तो आपकी टाइपिंग भी होगी, फर्स्ट सेकंड देन टाइपिंग। टाइपिंग आपके पहले और दूसरे के बाद OMR बेस्ड पेपर टाइपिंग मल्टीपल चॉइस होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होगा। क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में होगा। ठीक है, प्रश्नों की संख्या कुल 200 होगी। डिप्लोमा स्नातक स्तर की विज्ञप्ति की योग्यता के आधार पर, मतलब जो क्वेश्चन होंगे आप जिस भी पद के लिए आवेदित करेंगे, जिस भी फील्ड के लिए आवेदन करेंगे उसी फील्ड और पद के लिए हिसाब अकॉर्डिंग ही आपके क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन कितने होंगे वो 200 होंगे। क्यों, कुल अवधि कितनी होगी 3 घंटे की होगी। ठीक है, हाँ। मेंटल एबिलिटी फर्स्ट पेपर, प्रश्नों की संख्या 50, 100, अधिकतम अंक पर। इस पेपर में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सेम पैटर्न जो मैंने डिस्कस किया उसी पैटर्न पे है। सेकंड पेपर बात करते हैं, 30 मिनट टाइम अलॉटेड, 30 मिनट, 25-25 क्वेश्चन होंगे, 75-75 मतलब 50 क्वेश्चन टोटल होंगे। ठीक है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक नकारात्मक अंक होगा, हमेशा से पता, सभी को पता है। कंसर्न सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन आपको होंगे। थोड़ा सा पैटर्न आप लोग जनरल अवेयरनेस इंग्लिश इतना तो लोगों को पता ही था अभी तक, अभी जितने भी एग्ज़ाम हो इसी पैटर्न पे हो। थर्ड पेपर आपका 90 मिनट का है। संबंधित विषय, मतलब जिस भी फील्ड के लिए उस विषय से प्रत्येक गलत उत्तर के लिए इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। एक प्रश्न के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और बहुत ही हिसाब से करिएगा ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। जितने भी गलत करेंगे, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है, पोस्ट बहुत अच्छी है, तो आप लोगों को बाहर होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट टाई मामले के समाधान के लिए पद्धति, अगर किसी का भी डर लगता है कि हम टाई हो गए तो उसके बारे में ये आप पढ़ सकते हैं।
वैसे जिन लोगों का होना होता है उन्हीं का हो जाता है, टाई का कोई बहुत ही रेयर केस बनता है। वरीयता का क्रम, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या रहेगा फॉर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए? आप देख सकते हैं मेरिट के आधार पर सूची, जन्म तिथि, नाम, अंक, सारी चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हैं क्या मेरिट का। पदों के लिए आयु सीमा में छूट, आयु आपको देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन के लिए पूरा बताया गया है। आप लोग मिनिमम जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करने वाले वो तो एज के अंडर ही है, और एज की गणना आपके 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होगी। 5 साल SC ST के लिए, 3 साल OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए, दिव्यांगजन के लिए 10 साल, अनरिजर्व सामान्य के लिए, SC ST दिव्यांगजन 15 साल, दिव्यांगजन अन्य पिछड़ा OBC नॉन क्रीमी लेयर 13 साल, भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 साल, किसी विदेशी शत्रुता असंत्र 3 साल आपको दी जाएगी। किसी विदेशी शत्रुता असंत्र क्षेत्र में अभियान तो 8 साल, 5 साल आपको दी जाएगी। GOI द्वारा जारी निर्देशों के वर्तमान आदेशों पर पेश CSI प्रयोगशाला संस्थान केंद्रीय सरकारी विभाग स्वायत्त निकायों उपकरणों में कार्यरत नियमित कर्मचारी को 5 साल की छूट दी जाएगी। ये रहा आपका पूरा नोटिफिकेशन। एंड टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट, एज रिलैक्सेशन आप लोग EWS वाले भी देख सकते हैं। EWS वाला क्या आप लोगों ने एज में देखा है, उसमें कंसिडर है ही है कितनी आपको छूट मिले, उसी अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं कि कितने रिलैक्सेशन आपको पूरा ही नियमावली रिलैक्सेशन की दी गई। अगर आपको बहुत ज़्यादा डीप पढ़ना है तो आप लोग इसमें जाके नोटिफिकेशन को बहुत ही डीप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोगों को जो काम काम की चीज़ें पढ़नी वो आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टेक्नीशियन प्रथम की पोस्ट के क्या है। ट्रैक्टर मैकेनिक, ट्रैक्टर चालक, मोटर वाहन मैकेनिक, आप हिंदी में समझिए, इंग्लिश में भी है, जो आपको सुविधा लगे। ट्रैक्टर मैकेनिक, ट्रैक्टर ही बोलेंगे इंग्लिश में भी। टेक्नीशियन के लिए एक अनरिजर्व की पोस्ट है, 28 साल से अधिक आपकी एज नहीं होनी चाहिए। इसमें आपकी सेकंड पे लेवल है 19,900 से 63,200, 41,237 रुपये अप्रॉक्स आपको सैलरी बनेगी। इसमें क्या क्या मांगा गया है, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। SSC 10th स्टैंडर्ड SSC और इक्वेलेंट विथ साइंस सब्जेक्ट विथ मिनिमम 55% मार्क्स एंड ITI सर्टिफिकेट और नेशनल स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट इन द रिलेटेड ट्रेड, ठीक है। या फिर आपके पास SSC 10th स्टैंडर्ड का होना चाहिए, या फिर इक्वेलेंट विथ साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए विथ 55% मार्क्स के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ अप्रेंटिस ट्रेनिंग फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन द रिलेवेंट ट्रेड। आप जिस ट्रेड से अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड में 2 साल का अप्रेंटिसशिप आपके पास होना ही चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट माने जाएंगे। SSC 10th स्टैंडर्ड या इक्वेलेंट विथ साइंस सब्जेक्ट with minimum 55% marks and 3 years of work experience in the related trade in a ministry, department, organization, public sector, undertaking, autonomous body and under government of India, state, union territory, ठीक है। आप किसी भी उसमें आपके साथ जो फॉलोइंग दिए जा रहे हैं 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जॉब के अपर्चर दो प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट रिलेटेड टू रिसर्च डेवलपमेंट असाइंड बाय हायर अथॉरिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। आपको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है बस, जो हायर अथॉरिटी आपको देंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्रयोगशाला सहायक, रासायनिक प्रयोगशाला, लेबोरेटरी असिस्टेंट, केमिकल लैब असिस्टेंट, क्वालिटी एश्योरेंस असिस्टेंट, टेक्नीशियन प्रथम की पोस्ट में, जिसमें अनरिजर्व के लिए 2 पोस्ट है, OBC लिए 1, SC के लिए 1। अपर एज लिमिट आपको पता है 28 साल है, और OBC नॉन क्रीमी लेयर के 31 साल, और आपकी जो SC के लिए 33 साल एज लिमिट। पे लेवल आपका वह सेम रहने वाला है, 41,237 रुपये आपकी सैलरी बनने वाली है। अब हम लोग बात करते हैं क्वालिफिकेशन, ही थोड़ा सा क्रिटिकल चेंज होता है बस। आपके 10th SSC या 10th स्टैंडर्ड SSC और इक्वेलेंट साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए विथ 55% मार्क के साथ में ITI सर्टिफिकेट और नेशनल स्टेट सर्टिफिकेट इन रिलेवेंट ट्रेड। 10th SSC या इक्वेलेंट साइंस सब्जेक्ट के साथ होना 55% मार्क, 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस एज अप्रेंटिस ट्रेनिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन द रेलेवेंट ट्रेड। या फिर नेक्स्ट पे आपकी बात करते हैं 10th या 12th या साइंस, ये तो सेम 55% मार्क्स के साथ। देन चेंज जहाँ से है वो है आपका 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस रेलिवेंट ट्रेड के साथ होना चाहिए, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर, अंडरटेकिंग, ऑटोनॉमस बॉडी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के द्वारा। इनमें से इन फॉलोइंग में से किसी एक में आपके पास है तो आप इस पोस्ट पे आवेदन कर सकते हैं। जॉब रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, टू प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट रिलेटेड
डेवलपमेंट असाइंड बाय हायर अथॉरिटीज़ के साथ जो भी आपकी अथॉरिटीज़ असाइन करेंगे उस वर्क को आपको करना होगा, सिंपल। नेक्स्ट बात है गार्डनर, फ्लोरिकल्चर, लैंडस्केपिंग, एग्रीकल्चर असिस्टेंट, हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट, सॉइल टेस्टिंग, क्रॉप टेक्नीशियन। इसकी आपकी 2 पोस्ट है अनरिजर्व, एक पोस्ट ओबीसी, एक पोस्ट दिव्यांगजन। अपर एज लिमिट 28, ओबीसी के लिए 31 और ओबीसी नॉन एज इस सेक्शन फॉर एज लिमिट्स, ठीक है। प्लीज़ आपको सेक्शन में जैसे एज लिमिट बताया था उसके अकॉर्डिंग आपको पीडब्ल्यूबीडी के लिए है। और आपके पे लेवल सेम रहने वाला है। उपलब्धियाँ जो आपकी 41,237 है, ठीक है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजेंटाइल क्वालिफिकेशन क्या कहता है? एसएससी 10th स्टैंडर्ड, एसएससी इक्वलेंट, साइंस सब्जेक्ट, ये तो तीनों में आपने देखा सेम। आपका चेंज यहाँ आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस विथ ट्रेनिंग, वही बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वालिफिकेशन। 3 साल रिलेटेड टू अंडरटेकिंग गवर्नमेंट बॉडी यूनियन टेरिटरी। और जॉब रिक्वायरमेंट जो है आपको हायर अथॉरिटी जो वर्क देंगी सेम। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्राम असिस्टेंट COPA की पोस्ट की बात करते हैं, एक ओबीसी की है। टोटल 3 पोस्ट है, एक ओबीसी, एक एससी और एक ईडब्ल्यूएस के लिए। 31 ओबीसी के लिए अपर एज लिमिट हो जाएगी, 33 एसटी के लिए हो जाएगी, ईडब्ल्यूएस के लिए 28 हो जाएगी, ठीक है। आपके उपलब्धियाँ पे लेवल वही सेम टू सेम रहने वाला है। अब इसमें क्वालिफिकेशन में क्या चेंजेस? आईटीआई सर्टिफिकेट सेम मांगा गया, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम मांगा, 3 साल का एक्सपीरियंस वही जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा वही सेम टू सेम। हायर अथॉरिटी सेम चीज़ है। नेक्स्ट आपकी इलेक्ट्रीशियन की बात करते हैं, टेक्नीशियन में एक अनरिजर्व की पोस्ट है, एक ईडब्ल्यूएस की है, 28 साल दोनों की अधिकतम आयु सीमा, ठीक है। आपकी वेतन भी सेम है, आपका क्वालिफिकेशन भी बिल्कुल सेम टू सेम रखा गया है, ठीक। हायर अथॉरिटी जो वर्क देंगे। फिटर की बात करते हैं, नेक्स्ट पोस्ट है जो फिटर की बात करते हैं, एससी के लिए एक पोस्ट रखी गई है, 33 साल एज लिमिट और सेम वेतन सेम पे लेवल। अब देखते हैं हम क्वालिफिकेशन में कुछ भी चेंज है? कोई चेंजेस नहीं, 2 साल 3 साल सेम है टीसी। और नेक्स्ट पोस्ट आती है आपकी प्लम्बर की। आप पोस्ट कोड देख सकते हैं, आप जब अप्लाई करेंगे तो पोस्ट कोड को बहुत ध्यान में रखिएगा क्योंकि पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग ही आपकी जॉब अप्लाई होती है। ओबीसी के लिए टेक्नीशियन में फर्स्ट एक पोस्ट, नॉन क्रिमिनल 31 साल आपकी एज लिमिट, सेम पे लेवल सेम और सेम क्वालिफिकेशन, 3 साल 2 साल 1 साल। एसएससी तो आपकी रहनी है 10+2 और एसएससी या फिर इक्विवेलेंट कोई डिग्री आप विथ साइंस सब्जेक्ट में होल्ड करते हो, फिर आईटीआई सर्टिफिकेट हो या 2 साल का एक्सपीरियंस या 3 साल का एक्सपीरियंस। हाउस कीपिंग की बात करते हैं, 2 ओबीसी की पोस्टें हैं। नॉन क्रीमी लेयर आपकी एज लिमिट जो है 31 साल है, ठीक है। पे लेवल पे मैट्रिक्स सेम, आपकी सैलरी सेम, एक्सपीरियंस भी बिल्कुल सेम टू सेम वही, क्वालिफिकेशन भी वही और जॉब रिक्वायरमेंट भी बिल्कुल सेम रखा है। टीए की बात कर ली गई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट आपकी क्या रिलैक्सेशन चयन प्रक्रिया इसमें कैसे क्या है इसमें? अब हम लोग इन टेक्नीशियन पोस्ट के लिए हम लोग देखते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ये इंपॉर्टेंट। हम लोग फर्स्ट का एग्ज़ाम पैटर्न देख लिया, उसमें 200 क्वेश्चन थे, इसमें देखते हैं 150 क्वेश्चन 2 घंटे 30 मिनट के लिए आएंगे और 10th 12th लेवल के क्वेश्चन होंगे, आईटीआई इंक्लूडेड होंगे, हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। फर्स्ट पेपर मेंटल एबिलिटी 50, निगेटिव मार्किंग कोई नहीं, 100 नंबर का पेपर होगा। सेकेंड पेपर आपका होगा 30 मिनट का, 25 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन, बहुत सही। इंग्लिश है आपका, जनरल अवेयरनेस है, इसमें कोई टाइम टेकिंग नहीं, अगर आपको आता है तो आप अटेम्प्ट कर लेंगे सारे कुछ। और प्रत्येक के लिए आपको निगेटिव मार्किंग रखी गई है, देख लें। अब नेक्स्ट एक थर्ड पेपर इस बार इंट्रोड्यूस हुआ है, कंसर्न सब्जेक्ट का, संबंधित विषय। आप जिस भी ट्रेड के लिए अगर डाल रहे हैं तो उसके लिए आप लोग देख रहे होंगे कि संबंधित विषय का एक पेपर रखा जा रहा है जो निगेटिव मार्किंग भी है, 50 क्वेश्चन भी है, 1 घंटे के लिए टाइम भी दिया जा रहा है। ये आप लोगों को कहीं भी किसी भी मतलब उसमें नहीं, यूट्यूब चैनल भी देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए, वहाँ कहीं इसका ना पेपर अभी तक हुआ नहीं मिलेगा, फर्स्ट टाइम पेपर हो रहा है। इसके बाद ही आप इसमें पैटर्न सिर्फ समझ सकते हैं। कंसर्न सब्जेक्ट मतलब आप जिस भी पोस्ट के लिए डालें उस पोस्ट से रिलेटेड आपको 50 क्वेश्चन आएंगे, वो आप लोगों को बताना है कैसे क्या है। नेक्स्ट हम लोग टाई के मामले में देख सकते हैं आप लोग वरीता, ये तो सेम ही सभी के साथ टाई के मामले चयन प्रक्रिया। तकनीशियन के लिए क्या छूट है, एज लिमिट में भी वही छूट है, आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। और क्या है,
जनरल के लिए कोई छूट नहीं है, WS के लिए छूट दी जाती। नेक्स्ट पार्ट थर्ड आता है। थर्ड पार्ट इसके बारे में तो बहुत सारे लोगों ने अभी एग्ज़ाम भी दिया था, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता है। ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है, विथ फाइनेंस एंड अकाउंट्स की पोस्ट, JSA की पोस्ट फाइनेंस एंड अकाउंट की। आप एक पोस्ट है अन्य पिछड़ा वर्ग OBC डिपार्टमेंट के लिए, और जो एज लिमिट आपको पता ही है 30, पे लेवल सेम है, सेम आपको टोटल एमोलमेंट्स है अप्रॉक्स 41,237, बिल्कुल सेम मैट्रिक्स पे है। इसमें बस थोड़ा सा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में चेंजमेंट होगा, 10th 12th और इट्स इक्वेलेंट एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड। ये बिल्कुल बिल्कुल टाइपिंग स्पीड की जॉब है। अगर और आप लोग फॉर्म भरते समय एक चीज़ याद रखिए, टाइपिंग स्पीड आप जो डालेंगे हिंदी इंग्लिश जिसमें टाइप करना उसी में आपके टाइपिंग होगी, बाद में आप चेंज नहीं करा सकते वहाँ पे। इन यूजिंग कंप्यूटर एज प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म्स ऑफ DOPT के द्वारा जो भी नॉर्म्स हैं, कंप्यूटर तो आजकल सभी को आता है, सब लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। टू परफॉर्म जॉब रिक्वायरमेंट के बाद टू परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव और एनी ऑफिशियल वर्क एज साइंड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपको जो भी अथॉरिटी कहेगी वो तो आप काम करने के लिए ही तो असाइन होंगे। नेक्स्ट बात करता है भंडार स्टोर एंड परचेज की। इसमें जैसे के अंतर्गत ही ये पोस्टें बनाई, जैसे आप मान लीजिए एक सुप्रीम बॉस होता है, उसके नीचे मैनेजर होते हैं, RM होते हैं, ऐसे ही इसको समझिए तो आप लोग समझ पाएंगे। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में एक स्टोर एंड परचेज की पोस्ट है, उसमें आप ये आपको SC के लिए एक पोस्ट है और अनरिजर्व के लिए एक पोस्ट है। 28 साल अनरिजर्व की एज लिमिट है, 33 साल ST की। इस पोस्ट में सबसे ज़्यादा फॉर्म पड़ेगा, और इस पोस्ट में ही सबसे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसमें कोई टेक्निकल इतना ज़्यादा मांगा नहीं गया। आप लोग टाइपिंग सभी की होती है, 10+2 ऑलमोस्ट सभी का होगा जितने भी कैंडिडेट हैं, और वो लोग बहुत अच्छी तैयारी के साथ भी होते हैं। इसमें जिसकी GS बहुत अच्छी कमांड होगी वही क्वालिफाई कर जाएगा। अनुसूचित जाति के लिए इतना पे मैट्रिक्स और इन हैंड पे लेवल आपका वही बिल्कुल सेम टू सेम है। कंप्यूटर बस सेम क्वालिफिकेशन, उसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन, 12th स्टैंडर्ड मांगा गया है, कंप्यूटर चलाना अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग देख पद संवर्ग वही था। प्रेफरेंस पोस्ट आप लोगों को इसमें भरनी होगी, किस पोस्ट के लिए आप लोग प्रेफरेंस देंगे, S&P F&A स्टोर एंड परचेज या फाइनेंस एंड अकाउंट के लिए। चयन प्रक्रिया इसमें चेंज होगा सिलेबस में। सिलेबस ये सेम टू सेम जो मैंने चैनल पे अपलोड किया वही पेपर होगा आपको बिल्कुल वैसे ही। 200 क्वेश्चन 2 घंटे के लिए होंगे। 90 मिनट के लिए पहला मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, जिसमें 200 ना मार्क्स अधिकतम होंगे, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, मेंशन की गई, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो एग्ज़ाम होगा, नेक्स्ट पेपर जो होगा आपका 1 घंटे का होगा, 50-50 क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन, और प्रत्येक प्रश्न जो होगा 3 मार्क्स का होगा। तो आपके इसके लिए निगेटिव मार्किंग होगी, 1 निगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और इसमें थर्ड पेपर की जगह आपका कंप्यूटर गत प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका। आप लोग देख सकते हैं, हिंदी अंग्रेजी टंकण 35 वर्ड पर मिनट तथा हिंदी टंकण 30 वर्ड पर मिनट। टंकण की अवधि 10 मिनट होगी। 30 मतलब प्रति घंटे इतना। अब डिप्रेशन KDPH होगा, या प्रत्येक शब्द 5 की डिप्रेशन माना जाएगा। ठीक है, आप लोग इंग्लिश में देख 35, अगर आप 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश, 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश 98-99% एक्यूरेसी के साथ है तो आपकी टाइपिंग क्वालिफाई हो जाएगी। अगर हिंदी में 35 का अगर आप लेके चलेंगे 98-95। इसमें देखिएगा एक चीज़ अभी मेंशन नहीं की गई है कि आप लोगों की टाइपिंग इसमें नहीं है अलॉटेड लिखा हुआ, टाइपिंग का ये नहीं लिखा हुआ है आपकी मंगल फॉन्ट पे होगी या कृतिदेव फॉन्ट पे होगी। तो आप लोग कृतिदेव ही फॉन्ट यूज़ करिएगा, क्योंकि कृतिदेव फॉन्ट बहुत ज़्यादा सेंट्रल CSI सेंट्रल में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट में मंगल अभी तक चलता है, अब नहीं पता अब चेंज हो गया हो वहाँ भी तो। लेकिन आप लोग कृतिदेव में ही करिएगा, क्योंकि मंगल और कृतिदेव का बहुत कॉन्ट्राडिक्शन चलता है उसमें, क्योंकि मंगल की कीज़ अलग होती है, कृतिदेव फॉन्ट की अलग होती है। अगर आप कृतिदेव फॉन्ट पे कर रहे हैं तो आपको मंगल बहुत टफ पड़ेगा, आप कर नहीं पाएंगे, करेंगे भी तो क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे चेंज करना इतना आसान नहीं होता। मेरी सूची निर्धारण आपको कंप्यूटर का उपयोग करने में प्रवणता परीक्षा में क्वालिफाइंग प्रवृत्ति की होगी। कंप्यूटर सभी को पता है, क्वालिफाइंग इस बार भी था, इस बार भी है, आगे भी आपको क्वालिफाइंग होगा। फर्स्ट पेपर भी क्वालिफाइंग होगा, उसके कट ऑफ अंक निर्धारित करेंगे। ठीक है, सेकंड पेपर से मेरिट बेस होगा, चयन समिति द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, प्राप्त किए होंगे। अंतिम मेरिट सूची
केवल पेपर द्वितीय के द्वारा आवेदकों के आधार पर तैयार की जाएगी। ये चीज़ इस बार भी थी, मतलब फर्स्ट पेपर भी क्वालिफाइंग, कंप्यूटर भी क्वालिफाइंग, सेकंड पेपर के आधार पे आपकी मेरिट बनी। तो सेकंड पेपर इसीलिए निगेटिव मार्किंग रखा गया है। आप लोग जितना अच्छे से सेकंड पेपर क्वालिफाई कर जाएंगे, अगर क्योंकि कंपटीशन इस बार अगर 99 99 या 100 क्वेश्चन 100 में 100 जिसके सही थे वही इस बार का चयन हुआ है। इतना अच्छा कंपटीशन रहा है, तो आप लोग समझ सकते हैं। वरीयता का क्रम देख सकते हैं, क्योंकि वरीयता इसमें ज़रूर लगेगी आपको। 100 में 100 कम से कम 50-60 लोग क्वालिफाई करने वाले हैं। पोस्ट आप लोग देख ही रहे हैं। करें सहायक आयु में सीमा छूट आप लोग देख सकते हैं। अगर किसी को भी ओवर एज है तो वो लोग अपना देख सकते हैं किस छूट के क्राइटेरिया में हैं वो लोग, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर हैं तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए जल्द से जल्द। ठीक है। EWS का क्या नियम शर्तें हैं आप लोगों को, बाकी तो सब आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही है कैसे क्या है, क्या सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फीस बेनिफिट्स एंड काउंसिल जन कंडीशन। आपको पता है 500 रुपये फीस रखी गई महिलाओं, SC ST और फीमेल्स के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई। वो लोग परिषद सेवा के अंतर्गत लाभ क्या क्या होंगे ये देखते हैं। उक्त पदों पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अनुमन्य है CSIR लागू भत्ते जैसे महंगाई DA, आवास भत्ता, परिवहन भत्ता, TA इत्यादि अन्य सामान्य भत्ते लागू होंगे। परिषद के कर्मचारियों लब्धता के अनुसार आवंटित नियमों के तहत अपनी पात्रता के आवास के लिए भी पात्र होंगे। ऐसी स्थिति में आवास भत्ता दे नहीं होगा। आप लोग सभी को पता होगा CSIR में रेसिडेंशियल होता है। अगर आप अपनी फैमिली या खुद रहना चाहें तो आपको एज अ अपार्टमेंट हाउस भी मिलता है, जिसमें आप गवर्नमेंट हाउस होता है। लेकिन जब आप गवर्नमेंट हाउस में लेंगे तो सभी को पता होगा गवर्नमेंट हाउस लेने के बाद आपको किसी भी तरीके का HRA नहीं मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंस जो भी आपको मिलता है 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 आपके अकॉर्डिंग, मतलब वो तो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिलता है। जैसे हमारे यहाँ पे एक लोग हैं जानने वाले, मेरे फैमिली के ही मेंबर हैं, उनको 55,000 मिलता है HRA। ठीक है, वो बहुत अच्छी 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 पोस्ट पे, और वो CSIR में ही है। तो वही चीज़ है, मैं बता रहा हूँ कि इसमें बहुत अच्छे HRA मिलता है। अगर आप अपार्टमेंट या मतलब 1 BHK, उनका तो 3 BHK का मिला हुआ है रेसिडेंशियल, अगर आप लेंगे बहुत अच्छे होते हैं, इनकी कंडीशन बहुत होती है। यहाँ की जो आप मेस में खाना खाएंगे, मेस भी बहुत अच्छी होती है। जो लोग गए होंगे खाया होगा खाना, सबसे सस्ता सबसे अच्छी क्वालिटी का मिलता है। HRA में आपको HRA फिर मिलेगा नहीं अगर आप हाउस अपने लिए आवंटित करवाते हैं वहाँ पे रेसिडेंशियल। तो हाँ, प्रत्येक श्रेणी के पदों के लिए निर्धारित वेतन के अतिरिक्त आपको अंतर्गत नियमों के अंतर्गत चिकित्सा व्यय, प्रतिपूर्ति, संतान शिक्षा भत्ता। संतान शिक्षा मतलब आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए भी आपको एक भत्ता मिले। छुट्टी, यात्रा, ये LTC, गृह निर्माण अग्रिम जैसे अतिरिक्त सुविधाएं। अगर आप इन इंग्लिश इन एडिशन टू द एमोलमेंट्स इंडिकेट अगेंस्ट ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट बेनिफिट सच एज रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। आपको मेडिकल के लिए मिलेगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस मिलेगा, लीव ट्रेवल कंसेशन मिलेगा, हाउस बिल्डिंग एडवांस आर अवेलेबल एज पर CSIR रूल। अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो भी आपके लिए बेनिफिट CSIR देता है। 10 सेलेक्टेड NPS नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत आपको NPS मिलेगा। ठीक है। और क्या आता है, वर्गीकरण नियंत्रण नियम सहित संशोधित परिषद कर्मचारियों पर लागू प्रयोजित होगा। ठीक है, मतलब आपको एक भर भर के कहते नहीं कि मिलने वाले जो इमोलमेंट्स हैं और सुविधाएं हैं, भर भर के मिलने वाली हैं आप लोगों को, उसकी कोई टेंशन। और जो लोग भी अगर इसमें हैं, आप देखिएगा, आप रेसिडेंशियल ज़रूर लीजिएगा। उसमें जो सुविधाएं मिलेंगी आपको पैसे से बाहर नहीं मिल पाएंगी। सिक्योरिटी के साथ लेके हर एक चीज़ आपको इतनी A1 क्लास की सुविधा मिलती हैं। कौन से कैंडिडेट सामान्य शर्तें हैं जो लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में आप लोग यहाँ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी लोग इंडियन ही है, कोई बाहर से तो है नहीं। तो अप्लाई, बाहर के लोग यहाँ पे नौकरी क्यों करेंगे, अप्लाई कर भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन आप लोग अगर बहुत डीप नॉलेज चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ अभी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो तो मैं बता ही दूंगा। नो ट्रैवल अलाउंस विल बी पेड कैंडिडेट रिटर्न। सभी को पता है, आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो कोई ट्रैवल अलाउंस के लिए आप किसी भी तरीके की डिमांड नहीं कर सकते कि मुझे दीजिए। इसलिए ये लाइन डालने का सिर्फ एक ही पर्पज़ होता है। बहुत सारे लोग
डिमांड करने लगते हैं, मैं पेपर देने आया हूँ, मेरे ट्रैवल अलाउंस दीजिए। इसीलिए कि पहले ही उन्होंने क्लियर कर दिया कि कोई ट्रैवल अलाउंस किसी भी तरीके का संस्था के द्वारा नहीं दिए हो। स्वयं के खर्चे पे वहन, आप स्वयं का खर्च व्यय वहन करेंगे पेपर देने के लिए। आगे हम लोग देख लेते हैं कोई इंपॉर्टेंट चीज, आवेदन प्रक्रिया। आप लोग आवेदन प्रक्रिया पोर्टल पर पंजीकरण कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं अभी दिखा रहा हूँ इसमें कैसे क्या चीज़ें की जा सकती हैं। आवेदन करने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, तो आप लोग जिसमें इजीली आवेदन पत्र कोड सारी चीज़ें डाल के कर पाएंगे। हाँ, आप लोगों को कोई भी इशू या किसी भी तरीके से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, जो लोग दिव्यांगता या किसी भी सर्टिफिकेट से रिलेटेड, ये देखिए इसमें सर्टिफिकेट का प्रारूप दिया गया है लास्ट में। तो अगर आप लोग इसमें रिलैक्सेशन या किसी भी तरीके का कोई चाहते हैं तो आप लोग इस इन फॉर्म को, सर्टिफिकेट को निकाल के सर्टिफाइड करके उसी में अब जब फॉर्म सबमिट करें तो उसमें डॉक्यूमेंट में लगा के अपलोड कर सकते हैं, ताकि आपका फॉर्म किसी भी कैटेगरी में स्क्रूटनी में कभी भी रिजेक्ट ना हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर किसी भी चीज़ को कोई भी रिक्वायरमेंट हो CSIR से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उसमें वीडियो बना दूंगा। और बहुत ही जल्द, जो इंग्लिश में बहुत सारे लोगों ने कहा था उस एग्ज़ाम का इंग्लिश में पैटर्न आना चाहिए, वो एग्ज़ाम पेपर पहली बात तो मेरा नहीं था, किसी और का था। अब उससे मुझे फिर से लेना पड़ेगा, मैं लेके उसका इंग्लिश में एक बार वर्जन बना दूंगा।